प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक ओम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो आप सबको पता है ओम का नियम V इजिकल टू आई आर होता है। ये ओम का एक तरह से सदिश स्वरूप है, V इजिकल टू आई आर। ठीक है, अब ये सदिश कह रहा हूँ, ये उसका एक तरह से अदिश स्वरूप बोल सकते हैं, V इजिकल टू आई आर, क्योंकि हमारा V जो है वो भी आपकी एक अदिश राशि है, धारा I भी आपकी अदिश राशि है और प्रतिरोध भी आपकी एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार से इसको एक अदिश स्वरूप बोल दिया जाता है। अब हम ओम के नियम का एक सदिश स्वरूप भी पढ़ेंगे और जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे उसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो V इजिकल टू आई आर आपका कौन सा स्वरूप है? सदिश स्वरूप, अदिश स्वरूप है। ओम के नियम का सदिश स्वरूप पढ़ने से पहले हमें एक जो धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी, धारा घनत्व पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो एक टर्म है धारा घनत्व, अपने आप में ही धारा को लिए हुए है, मतलब कहने का है धारा से संबंधित है, मतलब करंट का एक तरह से वेक्टर रूप इसको धारा घनत्व को बोल देते हैं। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वैद्युत धारा आई है इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक तो इसमें परिमाण भी होता है और दूसरी इसमें दिशा भी होती है, लेकिन तब भी इसको हम अदिश राशि बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है। वेक्टर योग का आपको पता ही है कि अगर यहाँ से 2 एम्पियर की धारा आ रही, यहाँ से 3 एम्पियर की धारा आ रही, तो ये जुड़ के 5 एम्पियर की धारा बना देती है। ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो आई जो होता है हमारा वो एक अदिश राशि होती है, लेकिन हमें बहुत जगह एक ये धारा से संबंधित एक सदिश राशि की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हम धारा घनत्व का यूज करते हैं, करंट डेंसिटी, इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो धारा घनत्व जो है वो J वेक्टर के रूप में प्रदर्शित है। और एक्चुअल में होता क्या है धारा घनत्व, ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी ये चालक है और इस चालक में आपकी सपोज वैद्युत धारा प्रवाहित है और वैद्युत धारा की दिशा ये है। ठीक है, आई इसमें करंट बह रही है चालक में, और जब इस चालक से करंट बह रही है तो जो ये करंट बहेगी पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग, उसी को ही धारा घनत्व J बोलते हैं। J का एक फॉर्मूला याद रखना है, J इजिकल टू I अपॉन A। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत धारा ही, देखिए जो धारा घनत्व होता है ये पॉइंट वाइज होता है, इसमें कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे धारा घनत्व हमारा पूछा जा सकता है। किसी भी पॉइंट पे पूछ लेगा, भाई इस पॉइंट पे आप धारा घनत्व बताइए। ठीक है, तो ये पॉइंट वाइज होता है। तो इस जो ये बिंदु है इसके परितः एकांक क्षेत्रफल से, इसके परितः क्या करेंगे, एकांक क्षेत्रफल बना लेंगे और इस एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा, ठीक है, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा, तो ये जो क्षेत्रफल है ये प्रति एकांक होना चाहिए। तो प्रति एकांक मतलब ये एक हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा ही धारा घनत्व J को रिप्रेजेंट करती है। और J एक आपकी एक सदिश राशि होती है। मात्रा का आप आसानी से विद्युत ये धारा घनत्व का मात्रक आसानी से बता सकते हैं, दिख रहा है आपको, J इजिकल टू I अपॉन A। I को क्या बोलेंगे, I का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ये एम्पियर मीटर की पावर -2 भी इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका मात्रक हो गया। समझ गए होंगे धारा घनत्व। तो अगर इसकी परिभाषा बताई जाए तो किसी चालक में किसी बिंदु के परितः, ठीक है, चालक है और किसी चालक में किसी बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, ठीक है, इस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए धारा घनत्व में क्या चीज़ समझने वाली है। सबसे पहले जब ये आपकी वेक्टर राशि है तो इसकी कुछ दिशा होगी, तो J वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी कि दिशा
वही होगी जो कि धारा की दिशा है, मतलब करंट जिस दिशा में बह रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है जे वेक्टर में, मतलब धारा घनत्व में। धारा घनत्व की दिशा, जैसे ये धारा घनत्व बताया था, तो इसकी दिशा वही है जो कि विद्युत धारा की दिशा है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में ही धारा घनत्व जे की दिशा होगी। पहली चीज़ ये समझने की है। दूसरी चीज़ क्या बताई, क्षेत्रफल के लंबवत। ठीक है, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। ठीक है, एरिया जो है मैंने बताया था आपको, ये जो क्षेत्रफल है जिस बिंदु के परितः हम जिस बिंदु पर हम धारा घनत्व निकाल रहे हैं, तो वो जो क्षेत्रफल है वो धारा के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, धारा की दिशा ये है, तो क्षेत्रफल जो है ये पूरा का पूरा वो उसके लंबवत है। साफ दिख रहा है आपको कि क्षेत्रफल के लंबवत है, मतलब ये जो आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, इस क्षेत्रफल के लंबवत। तो क्या होगा, ए जो क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल ए है, तो ए की एरिया मतलब क्षेत्रफल धारा के लंबवत होगा। ठीक, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है धारा घनत्व से संबंधित। सबसे पहले तो जे की दिशा वही होगी जो धारा की दिशा होगी, और जो ये क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, धारा के लंबवत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी क्षेत्रफल, ऐसा वाला क्षेत्रफल नहीं ले सकेंगे। अगर ऐसा लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, धारा के लंबवत घटक उसका लेना पड़ेगा। ठीक है, उस क्षेत्रफल का ऐसा घटक लेंगे जो कि धारा के लंबवत हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे धारा घनत्व के बारे में। तो J इक्वल टू आई अपॉन ए, इसको यूज करेंगे बार बार, आगे आएगा। तो इसको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने वही टॉपिक की ओर जो मेन टॉपिक है, ओम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, अभी देखिए आपने पढ़ा, मैंने बताया भी था आपको कि V इजिकल टू आई आर जो है ये ओम के नियम का अदिश स्वरूप है। ठीक है, अब इसी को यदि हम सदिश के रूप में बदलें, तो देखिए सदिश के रूप में बदलने पे आपको साफ पता है, क्या क्या पता है, V आई और आर। V का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं, V हमारी अदिश राशि है, और इसका अगर हम थोड़ा सदिश रूप देखें तो सदिश रूप इसका क्या होता है, कहने का मतलब V जो है अदिश राशि, और इसकी जो सहयोगी सदिश राशि होती है वो हमने पहले भी पढ़ी है, E। ठीक है, तो V की जगह हमने एक सदिश राशि E वेक्टर विद्युत क्षेत्र लगा दिया। दोनों का काम लगभग सेम ही है। उसके बाद धारा के जो मैंने बताया, धारा अगर हमारी ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो इसकी सहयोगी जो सदिश राशि है वो J बताई थी आपकी धारा घनत्व, तो J यहाँ पे आ जाएगा। और जो R है, R हो गया आपका रेजिस्टेंस, R की जगह हम क्या रख देंगे, रो, प्रतिरोधकता। तो E वेक्टर इक्वल टू J रो, ये आपकी क्या हो गया, ओम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया। ठीक है, ओम के नियम का ये आपका हो जाएगा सदिश स्वरूप। समझ गए होंगे, ई वेक्टर इक्वल टू जे रो। ठीक है, या रो जे भी इसको बोलते हैं, जे रो भी बोलते हैं। ये ओम के नियम का सदिश स्वरूप है। अभी आप कहेंगे ये तो आपने ऐसे ही लिख दिया, अब इसका थोड़ा हम डेरिवेशन भी करके दिखा देंगे। कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है इसका, आप आसानी से समझ सकते हैं इसका डेरिवेशन। और हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें पीछे पढ़ी हैं, उन्हीं को लेते हुए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है कि V का तथा I का मान, इन दोनों का अनुपात ही प्रतिरोध R के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब R जो होता है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन आई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो बहुत लंबा वाला, जो ML अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए। ठीक है, ये हम यहाँ तक डेरिवेशन करके पहुँचे थे, आप पीछे से देख सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पहुँचे थे। तो ये V प्रतिरोध को क्या लिखा, V अपॉन आई, और V अपॉन आई बराबर ML अपॉन एन स्क्वायर टॉ ए होता है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पहुँचना है, तो इसके लिए हम इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में बना लेते हैं। पहले तो V अपॉन एल कर दिया, ये L को यहाँ ले आए, और यहाँ M हो गया अपॉन
एन ई स्क्वायर टॉ हो गया, ये आई यहाँ चला जाएगा तो आई अपॉन ए हो गया। ठीक है, देखो वी अपॉन एल आपका जाना पहचाना है। वी अपॉन एल को विद्युत क्षेत्र लिखते हैं ई। एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ये भी आपका जाना पहचाना है, इसको रो लिखते हैं। और आई अपॉन ए, आई अपॉन ए आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इसको बोलते हैं धारा घनत्व जे। तो ई इजिकल टू रो जे तक हम इस प्रकार से पहुंचते हैं। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा बहुत चेंज अभी आपको कहीं कहीं मिल जाता है। आपको एक टर्म और पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता हमने पढ़ा था रो, और इसका जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, रो इजिकल टू 1 सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता और इसको बोलते हैं चालकता। ठीक है, तो जो सिग्मा के पदों में भी ये टर्म बहुत बार लिखी हुई हमें मिलती है। तो देखिए रो की जगह अगर हम 1 सिग्मा लिखें तो क्या मिलेगा, ई वेक्टर इजिकल टू जे वेक्टर अपॉन सिग्मा, और इसको लिख सकते हैं जे इजिकल टू सिग्मा ई। ठीक है, जे वेक्टर इजिकल टू सिग्मा ई। तो इसको भी बहुत सारे ओम के नियम का सदिश स्वरूप बोलते हैं, और इसको तो बोलते ही हैं। दोनों जो भी ओम के नियम का सदिश स्वरूप है, जे बराबर सिग्मा ई और ई बराबर रो जे, दोनों ही ओम के नियम का सदिश स्वरूप है। आप किसी को भी पेपर में लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होगी इनको करने की आप कर सकते हैं। ठीक है, वी इजिकल टू आई आर आपका सदिश स्वरूप है, और ई इजिकल टू रो जे या जे इजिकल टू सिग्मा ई आपका सदिश स्वरूप है। ठीक है, कैसे आया मैंने आपको बता दिया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अनेकों बार किसी न किसी रूप में पेपर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक चीज़ होती है ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ। ठीक है, ओमीय परिपथ और दूसरा पढ़ेंगे अनओमीय परिपथ। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था, और ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि V और I दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, V का मान घटेगा तो I का मान घटेगा। मतलब किसी एक में भी परिवर्तन होगा तो दूसरे के मान में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो परिपथ ओम के नियम का पूरा पालन करते हैं, मतलब V और I एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती हैं, जिस परिपथ में ओम के नियम का टोटल पालन होता है, V तथा I का अनुपात सदैव क्या रहता है, एक नियत रहता है, वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, और इनका अगर हम V और I का ग्राफ खींचें तो बिल्कुल एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, V और I का जब हम इनका ग्राफ खींचें तो इस प्रकार की एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब तक एक दूसरे के समानुपाती रहते हैं तब तक इस प्रकार एक सरल रेखा प्राप्त होती है, तो ओमीय परिपथ उन्हें कहते हैं। ठीक है, अब बात आई जैसे जितने भी हमारे ये हैं क्या बोलते हैं धात्विक चालक, धातु से संबंधित जो चालक हैं वो सभी ओम के नियम का पालन करते हैं। उनके लिए V और I का मान हमेशा एक दूसरे के समानुपाती होता है, या हम बोल सकते हैं V और I का अनुपात नियत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी परिपथ होते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाएंगे। दूसरा हो गया हमारा अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ, तो जैसे नाम से ही लग रहा है अनओमीय मतलब जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात V तथा I का अनुपात नियत नहीं रहता, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, इनका वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, परिवर्तनीय होता है, बदलता रहता है। वैद्युत प्रतिरोध इनका लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इनके जो वैद्युत प्रतिरोध को हम एक और नाम दिया गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक है, जब बदलता रहेगा तो ऐसे प्रतिरोध जो कहलाएंगे वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएंगे। वो ओम के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए इनको अनओमीय परिपथ कहते हैं। और वही जब V और I आपके एक दूसरे के समानुपाती नहीं हैं तो इनकी जो ग्राफ है वो कभी भी एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो जो इसका बेस्ट उदाहरण आप अभी पढ़ेंगे भी बड़ी इसमें ही अपनी क्लास में ही लास्ट में सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में एक चीज़ होती है डायोड। तो डायोड जो है वो अनओमीय परिपथ है।
ठीक है। डायोड का जब हम वी आई ग्राफ खींचते हैं तो दो प्रकार से खींचा जाता है। एक खींचते हैं हम फॉरवर्ड बायस में, अगर अभिनत में फॉरवर्ड बायस बोलते हैं इसको, और दूसरा बोलते हैं रिवर्स बायस में, ठीक है। रिवर्स बायस या व्युत्क्रम अभिनत बोलते हैं इसको। तो जब दोनों में हम वी और आई के बीच ग्राफ खींचेंगे तो हमको अगर फॉरवर्ड बायस में देखें तो इस प्रकार से पहले ये वी आई का मान बढ़ता नहीं है, वी का मान बढ़ता रहता है, आई का मान, और फिर अचानक से आई का मान बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें एक सरल रेखा तो थोड़ी बहुत मिलती है, बाद में ये घूम जाता है, तो इस प्रकार हमें एक कर्व मिलता है, ठीक है। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, वी और आई एक दूसरे के समानुपाती नहीं रहते हैं। तो इसको डायोड का जो वी आई करेक्टरिस्टिक है, वी आई अभिलाक्षणिक वक्र है, ये अनोमीय परिपथ की श्रेणी में आता है, ठीक है। और इसकी रिवर्स बायस देखें तो रिवर्स बायस भी ऐसे ही होती है, बहुत एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर, मतलब एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वी और आई का ग्राफ इसमें आता है। तो ये कहीं पे भी हमें नहीं लग रहा है कि एक दूसरे के समानुपाती हैं। यहाँ पे तो एक ही करंट पे एक ही मतलब जो हमारी विद्युत धारा है वो अचानक से बढ़ी एक ही वोल्टेज पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अनोमीय परिपथ वो होते हैं जो कि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जबकि ओमीय परिपथ वो होते हैं जो कि ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो अनोमीय परिपथ के जो उदाहरण हैं, मैं जैसे टॉर्च का बल्ब है, इसमें भी वी और आई कभी एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते। आपका विद्युत बल्ब है, ये भी नहीं होते। डायोड मैंने बता दिया, एक ट्रायोड भी होता है। ट्रायोड वाल्व पहले पढ़ते थे, तो अब तो ट्रायोड वाल्व आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो डायोड वाल्व हो गया, ट्रायोड वाल्व हो गया, आपका थर्मिस्टर एक चीज़ होती है, आपका द्रव अपघट्य एक चीज़ होती है। इन सब में जो वी और आई एक दूसरे के समानुपाती नहीं रहते, मतलब अनोमीय परिपथ हैं। जबकि सारे धात्विक चालक आपके ओम के नियम का पालन करते हैं, उनमें वी आई एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ के बारे में पढ़ा, धारा घनत्व के बारे में पढ़ा, और ओम के नियम का सदिश स्वरूप हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। बाकी कल हम आपको एक नया लेक्चर जो हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है, उसका जो वर्णक्रम है, उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।